वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम आंखों के बारे में पढ़ रहे थे, नैनों के बारे में पढ़ रहे थे। और अगर हम आंख की बात करें तो काफी सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स। आपको ऑलरेडी शायद आइडिया होगा कि दो टाइप के मेजर आई डिफेक्ट्स होते हैं जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमीट्रोपिया। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे जो आई की बीमारियां होती हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आती हैं, उनको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस अमीबा क्लासेस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक जरूर करके जाएं, ताकि आप लाइक करें तो आसिफ सर का मोटिवेशन और बढ़े और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराते जाएं। Okay, so anyhow, let's get started. Without any further ado, let's get started. Ho. Okay, so I hope you all are able to see the white screen in front of you, because अभी white है। तो white को अगर हमें red करना है तो आपको I लिखा हुआ दिख जाना चाहिए, समझे? चलिए जी, तो एवरीथिंग इज विजिबल, सो लेट मी रब इट आउट एंड छोटा छोटा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ये ठीक है। चलिए अब बच्चे यहाँ ध्यान से समझना, जो आई डिफेक्ट जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो आज बच्चे हमें आई डिफेक्ट शुरू करना है। आई डिफेक्ट के पहले कुछ टुच्चे पुच्चे टॉपिक्स और देख लो। जैसे हमने बात की थी कि किस तरीके से जो लेंस होता है बच्चे, वो लेंस क्या होता है, दो तरीके से कॉन्टैक्ट रिफ्लेक्स करता है, या तो वो थिन होगा या तो वो कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, अब आपने फिजिक्स में अभी लेंस पढ़ा नहीं है, इसलिए मतलब बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम उसको थोड़ा सा स्किप भी कर रहे हैं। और हो सकता है जब आप जनवरी फरवरी में जब आप पढ़ो इस चीज को दोबारा से, जो हम अभी समझा रहे हैं, तो आपको उस टाइम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, बट यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, तो अगर आपने लेंस पढ़ा है तो हमें ये बताओ, क्या हम लेंस की, समझना, आर्टिफिशियल लेंस की क्या हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं? हमें इतना सा आंसर दो अभी। क्या एक आर्टिफिशियल फिजिक्स वाले लेंस की क्या हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं? हमें बस ये आंसर दे दो। फिजिक्स वाले लेंस की फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो अगर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो, तो क्या करोगे? या तो ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ पास लाओगे या दूर लाओगे, या तो लेंस को इस तरीके से पास या दूर लेके जाओगे कि फोकस किस पर आ जाए, ऑब्जेक्ट पर आ जाए। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है या जो स्क्रीन है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन है या लेंस है वो टू एंड फ्रो मूवेबल है कि नहीं, यस और नो? बताओ भाई। अगर फिजिक्स के लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस और स्क्रीन दोनों मूवेबल हैं, यस और नो? नो। क्यों भाई? लेंस फिजिक्स का लेंस अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या इसको पकड़ के आप आगे पीछे नहीं कर सकते? क्या अपने हाथों से पकड़ के इसको आगे पीछे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। मान लो स्क्रीन है, आपको फोकस यहां पर आ रहा है, स्क्रीन पीछे, तो क्या आप स्क्रीन को आगे नहीं रख सकते हो फोकस पे? बिल्कुल रख सकते हो, समझ रहे हो? मतलब कि यहां पर फिजिक्स का लेंस की बात करें तो लेंस आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। हम स्क्रीन की भी प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये खासियत है हमारे पास फिजिक्स के लेंस की, समझे? ये समझे, यस और नो? ये समझ में आया कि भाई फिजिक्स वाला जो लेंस है उसको हम आगे पीछे, स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं ताकि फोकस एकदम स्क्रीन पर आए और हमें इमेज क्रिस्टल क्लियर मिल जाए। सिंपल सा है। बट अगर हम अपनी आंखों के लेंस की बात करें, क्या बच्चे आप अपने आंख के लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हो? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या आप अपने आंखों के लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपने रेटिना को, हमारी स्क्रीन क्या है? रेटिना। क्या आप अपने रेटिना को आगे पीछे कर सकते हो? क्या आप अपने रेटिना को कर सकते हो? नहीं। तो अब ना ही ये लेंस आगे पीछे हो सकता है, ना ही रेटिना आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर हमारे लेंस की क्या स्पेशल खासियत है बच्चे? हमारे लेंस की क्या स्पेशल खासियत है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि वो लेंस थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, और थिन और थिक होने की वजह से वो अपनी कन्वर्जिंग पावर इस तरीके से मेंटेन करता है कि पूरा फोकस किस पर एडजस्ट हो जाए बेटा? रेटिना पर। तो अगर उसको रेटिना पर फोकस अपना एडजस्ट करना है तो लेंस को थिक और थिन होना पड़ेगा, और थिक और थिन होने की वजह से फोकस रेटिना पर जाएगा और हमें शार्पेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट इमेज मिल जाएगी। कहां? फोविया सेंट्रलिस पर। स्पेलिंग ठीक लिखना एग्जाम में, FOVEA, फोविया। ओके, मुकुल साहब आपके लिए कह रहे हैं। तो फोविया सेंट्रलिस पर इमेज हमें मिल जाएगी। हमारा ये जो बायोलॉजिकल लेंस है ये थिक और थिन हो सकता है। मतलब कि क्या इस बायोलॉजिकल लेंस की जो फोकल लेंथ है, सुनना बच्चे, क्या इस बायोलॉजिकल लेंस की जो फोकल लेंथ है ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है? यस या नो? हमारा जो आंखों का लेंस है इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, यस या नहीं हो सकती है? नो। क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? यस कि नो? तो बिल्कुल चेंज हो सकती है। और कैसे चेंज हो रही है? थिक और थिन होके। थिक और थिन कैसे हो रहा है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स की हेल्प के थ्रू, जो कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। समझे? अब यहां ध्यान से सुनना, आप हमें बताना, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप हमें आंसर बताना। जितनी ज्यादा पास ऑब्जेक्ट आएगा, क्या लेंस उतना ज्यादा थिक होगा कि लेंस उतना ज्यादा थिन होगा? आपको आंसर देना है। ऑब्जेक्ट जितनी पास आता जाएगा लेंस उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? थिक होता जाएगा। बट समझना अब इसको, ये आपकी आई है, ठीक है? आई में ये लेंस लगा हुआ है। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसको हमने नियर मान लिया कि ये क्या है? पास में। जब पास में ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस कैसा हो गया? थिक। समझना, पहले लेंस था पतला, फिर थोड़ा और थिक हुआ, फिर थोड़ा और थिक हुआ, फिर थोड़ा और थिक हुआ। तो क्या ऐसे थिक होते होते क्या ऐसा गोल हो जाएगा? ऐसे थिक होते होते क्या गोल हो जाएगा लेंस? नहीं। इस लेंस की भी तो बेटा मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी कि भाई इससे ज्यादा थिक अब नहीं होगा, इससे ज्यादा थिक चांस ही नहीं है लेंस को थिक होने की। बट आप तो हो क्या ढीठ कि नहीं, आप तो ऑब्जेक्ट को और पास लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई लेंस और ज्यादा थिक होने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि आपको रेटिना पर शार्पेस्ट इमेज मिले। बट क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उस ऑब्जेक्ट को, यहां बोले आप अपनी उस फिंगर को आंखों के बिल्कुल पास ले आओगे और आप कोशिश करोगे उस फिंगर को एकदम शार्प देखने की, एकदम क्लीन देखने की, बट आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। आपकी आंखों में क्या शुरू हो जाएगा बेटा? स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बच्चे? पेन शुरू हो जाएगा। दैट मींस आपकी आंख मैक्सिमम कैपेबिलिटी से, जो आपका लेंस है वो थिक हो चुका है, ताकि आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको जो फिंगर है या जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम सही तरीके से दिखे। बट वो इम्पॉसिबल सा है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है लेंस एकदम इतना ज्यादा थिक हो गया कि आपको बिल्कुल 1 सेंटीमीटर तक भी दिख गया। इसीलिए एक मिनिमम डिस्टेंस होता है बेटा। क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है। मिनिमम डिस्टेंस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को बिना स्ट्रेस के, इस ऑब्जेक्ट को हम बिना स्ट्रेस के अपनी आंखों से बहुत प्यार से देख पाते हैं। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर द शार्पेस्ट विजन? लीस्ट डिस्टेंस फॉर द शार्पेस्ट विजन। अगर आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से उसको कितनी डिस्टेंस की दूरी पर रखोगे बच्चे?
25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रखोगे। 25 से ज्यादा होगा 26-27 तो भी बहुत बढ़िया, बट अगर 25 से कम होके ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, तो आपकी आंखों में स्ट्रेस, आपके सिर में हेडेक मतलब कि पेन शुरू हो जाएगा। तो वो दिक्कत वाली बात है। आपकी आंखें लेंस को थिक करने की कोशिश कर रही होंगी ज्यादा से ज्यादा, ताकि कैसे भी करके आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए। तो ये जो बच्चे हमारी आंखों की ये जो कैपेबिलिटी होती है ना, क्या होने की, आंखों की बोले या जो लेंस की कैपेबिलिटी होती है थिक और थिन होने की। सो दिस पावर ऑफ द लेंस टू बिकम थिक और थिन और टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, है ना, द पावर ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू see the objects clearly, either it is far away or it is nearby. This power of the lens is called as power of, ठीक है, पावर को पार भी बोलते हैं एसएफसी वाले लोग, पार पार नहीं तो सोच रहे होंगे सर पावर नहीं होता है, पार होता है पार, ठीक है चलो, एनी हाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। तो इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे, हम पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, हमारी आंखों की जो कैपेबिलिटी है। फिर एक गाना, वो एक शायरी याद आ गई, तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्तियां कब तक ढूंढूंगा मैं, जब तक है जान जब तक है जान, सुनिए तुम लोग ने। तो यहां से हम आंखों की नमकीन मस्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आंखों की क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये कुछ टर्म्स हैं जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एक दो डाउट्स आए हैं आपके, डाउट्स देख लेते हैं। सर व्हाट इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर पेन, पेन के लिए बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है, कोई सा रिसेप्टर यूज होता है, पैसिनियन, पी से प्रेशर, पेन, देखना पड़ेगा बच्चे, अभी दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा है। सर देयर आर एनी एक्सेप्शन केसेस वेयर पीपल कैन सी क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट देन 25 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन, देखो बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन की गारंटी तो है ही है। हम ये जो 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ये एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि भाई हर एक इंसान है वो मिनिमम 25 तक तो अच्छी तरह देख सकता है। अब लेस देन 25 हो सकता है कोई 20 सेंटीमीटर तक अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जिनकी आंखें वीक हैं वो सिर्फ 30 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं, 25 नहीं देख सकते हैं। सो इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जो 7.35 बिलियन जो लोग हैं उन सबको 25 सेंटीमीटर पर ही साफ दिखाई देगा, इससे कम देखेंगे तो उनको दर्द होगा, ऐसा नहीं है ना। एवरीवन इज बॉर्न डिफरेंट, राइट। तो यहां पे इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा जाएगा। समझ में आया मेरे महान बच्चों, अमीबियंस, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बहुत कचरा हो गया इस पेज पे, तो इस पेज का कचरा हटा देते हैं और अब अपन जो नया टॉपिक है बच्चे वो हम शुरू करते हैं, दैट इज आई डिफेक्ट्स। और ध्यान से समझना आई डिफेक्ट्स को, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत आप लोग जो हो कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। रात को केमिस्ट्री के बैच के बाद कहानियां चलती हैं, बहुत बच्चे बड़ी वो करते हैं सर कहानी कहानी, तो आज एक कहानी सुनाएंगे, एक कहानी जो सबको सुनानी है, सुनने वालों को आई डिफेक्ट्स याद हो जानी है। तो आई डिफेक्ट्स की बात करें, सो मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट्स और आई डिसीजेज, सबसे ज्यादा कॉमन दो डिसीजेज हैं जिनसे एग्जाम में हर बार बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें से जो मोस्ट कॉमन डिसीज है वो कौन कौन सी है बच्चे, मायोपिया एंड द अनदर डिसीज इज, ठीक है, मायोपिया एंड द अनदर डिसीज इज हाइपरमीट्रोपिया, हाइपरमीट्रोपिया। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट्स छूट गए हैं। 25 आफ्टर वियरिंग स्पेक्टिकल, सर आपको कितना दिखता है? हमारी आंखें एकदम मस्त हैं बच्चे, 6/6। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस बच्चे यहाँ एक सिंपल सी आपको एक ट्रिक बताते हैं। जहां पर भी आइटिस लग जाता है उसका मतलब होता है क्या, इन्फ्लेमेशन, सूजन, लाल पड़ जाना। तो अगर आंखें लाल पड़ जाती हैं या कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है, डेट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ब्रोंकस में आ जाती है तो ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल्स में आ जाती है तो टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स में आ जाती है तो अपेंडाइटिस, समझे, और ओवरी में आती है तो ऑर्काइटिस,
इसी तरीके से कई सारे नाम होते हैं और बहुत सारे नाम हैं, दिमाग में अभी स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे भी आइटिस लग जाता है, जैसे डर्माइटिस मतलब कि स्किन में इन्फ्लेमेशन होना, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जहां आइटिस लगता है, और जहां आइटिस लग गया मतलब वहां पे क्या है, इन्फ्लेमेशन। मेनिंजाइटिस, अभी अभी नर्वस सिस्टम में हमने सीखा था, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज। ठीक है, तो चलो अब हमें सीखना है क्या, मायोपिया और हाइपरमीट्रोपिया के बारे में। वीडियो ऑन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्टोरी अगर सुनना है तो थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। तो वापस वीडियो पर आ जाओ, वीडियो दिखाई दे रहे हो तो एक बार यस सर लिख दो, ताकि हम उस ये जो स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो वीडियो दिखने लगी हो तो यस सर एक बार लिख दें, फिर हम शुरू करते हैं। और जब इसकी रिकॉर्डिंग होती है ना तो ऐसे ऐसे रुक रुक के ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग होती है, तो CPU यूसेज एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है और 10-20 सेकंड बाद ठीक हो जाती है। ऐसा ना शुरुआत में हर बार बोलना पड़ेगा YouTube के लिए। नहीं, अब आपको तो एकदम बढ़िया दिख रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पे ये रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। चलिए, एनी हाउ स्टोरी के लिए आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं स्टोरी। पानी पी लेते पहले। सीनियर बच्चों को तो पता है, श्रेया शायद इधर है, श्रेया को तो स्टोरी पता है क्या सुनाने वाले हैं। हाँ जी, तो इस स्टोरी में बच्चे आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें। ठीक है, कोशिश करना कि बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब सुन पाओ और सीख पाओ। तो ये बात है उस समय की जब कोरोना नहीं हुआ करता था। उस टाइम सभी लोग थे वो घूमते थे, फिरते थे, नाचते थे, गाते थे, इधर उधर पिकनिक बनाने जाते थे। तो कुछ इसी तरीके से जितने हमारे अभी जो 20 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं अमीबा क्लासेस में और पूरा जो बैच है, तो हमने क्या प्लान किया कि कोरोना ख़त्म हो चुका है तो हम लोग ने क्या प्लान किया कि भाई अब जाएंगे कहाँ घूमने, कहाँ जाएंगे, पिकनिक पे। और हम पिकनिक पे जाएंगे ट्रैकिंग करने, मतलब कि हमें क्या चढ़ना है, माउंटेन चढ़ना है। तो भाई सबने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सबने अपना बढ़िया बोरिया बिस्तर बांधा, बैकपैक लिया और आगे बढ़ते गए। तो हम लोग कम से कम 50 लोग हो गए थे, सब अपनी अपनी कुछ बाइक से थे और कुछ अलग अलग कार से थे। ठीक है, कुछ लोग पैदल भी थे। तो अलग अलग एकदम एडवेंचर सा था और बहुत मज़ा आ रहा था, और हम लोग धीरे 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 आगे पहुंचे। ठीक, अब एक जगह ऐसी आई जब सामने हमें क्या देखा, बड़ा सा माउंटेन, है ना। माउंटेन क्या होता है, पहाड़ होता है। अब भाई उस पहाड़ पे चढ़ना था। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए अब स्पाइडरमैन तो है नहीं कि क्रॉल कर करके चढ़ जाए, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सभी के पास वो इंस्ट्रूमेंट थे, तो अपन ने वो रस्सी ऐसे फेंकी ऊपर, वो जाके ऐसे लटकी, और अब अपन सब लोग मतलब जो 50 लोग हैं सब लोग क्या करने लगे, एक दूसरे की हेल्प करते करते धीरे 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 इमेजिन करते जाओ। ठीक है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, कोटेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एक एक करके धीरे 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 हम उस पहाड़ पे चढ़ते गए। जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे तो उस पहाड़ में एक बीच में बड़ा सा छेद दिखा। वो छेद क्या था, गुफा। ठीक है, और गुफा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पता होगा तुम लोग को, गुफा को क्या बोलते हैं, केव, बिल्कुल सही। तो जैसे ही हम लोग चढ़ रहे थे तो बीच में, मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच पाए, बीच में बच्चे क्या आया, एक केव आया। ठीक है, तो भाई मुकुल जैसा कि हमेशा बीच में बेचारा फंस जाता है, तो मुकुल ने कहा कि अरे सर चलिए ना केव के अंदर चलते हैं, कि उसमें चला जाए, बिल्कुल देव अग्निहोत्री, कि भाई केव के अंदर चला जाए, देखते हैं कि भाई यहाँ क्या है। तो मुकुल ने सबको ऐसे सीटी मारी, चलो भाई केव के अंदर चलना है। अब जैसे ही हम लोग अपने जो तामझाम लटका था उसको साइड वाइड करके, रस्सी वस्सी को सेट वेट करके, हम सब लोग पूरे 50 बच्चे जो हम सब लोग थे, वो कहाँ एंटर करे, उस पहाड़ में केव के अंदर एंटर करे। ठीक है, उस केव के अंदर क्या था, अंधेरा। क्या था उस केव के अंदर, अंधेरा। तो जैसे ही उस केव के अंदर एंटर करे तो सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था, बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो बिल्कुल रॉड्स बिकम एक्टिव, शाबाश। तो केव के अंदर जैसे ही हम एंटर करें तो सामने अंधेरा था, और मुकुल ने एकदम से बोला कि पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो। तो मुकुल ने किसी को मीम याद आ गया होगा वो वाला। ठीक है, तो मुकुल ने बोला कि भाई पीछे तो देखो। तो
जैसे ही मुड़े तो सामने पूरा जो शहर था, है ना, मान लो पहाड़ जो है वो शिमला का पहाड़ था, तो सामने हमें पूरा शिमला का जो शहर था वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बर्फ से ढका हुआ और एकदम शानदार नजारा, आपको वो दूर का नजारा, ध्यान से सुनना, वो दूर का नजारा जो था, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एकदम बर्फीला जो माउंटेन था वो आपको बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर था, वो दिख रहा था। ठीक है, समझना ऐसा कि वो क्रिस्टल क्लियर क्या था, दिख रहा था। ठीक बट यहां पे जब मुकुल आया, समझना ध्यान से, या मुकुल आया, ये समझो सभी लोग थे, सभी की आंखों में होने लगी गड़बड़ी, सभी की आंखों में क्या होने लगी, गड़बड़ी होने लगी। और 1 मिनट बाद सब कहने लगे सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर का। कहां का दिखाई नहीं दे रहा है, जो दूर हम शिमला की जो सिटी देख रहे थे, सब कहने लगे सर मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, इस केव में, इस गुफा के अंदर सर मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबको दूर का दिखना एकदम से अचानक से बंद हो गया, आसिफ सर को भी दूर का दिखना बंद हो गया। और हम कहां पे थे, कहां फंसे हुए थे, हम अभी उस केव के अंदर फंसे हुए थे और हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से पीछे जो अंधेरा था, पीछे जो अंधेरा था वहां से एकदम से आवाज आई। ठीक है, तो जैसे ही मुकुल ने पीछे मुड़ के देखा तो इतनी पास एक शेर खड़ा हुआ था। और मुकुल को वो शेर फुल हाई डेफिनेशन में देखा, मतलब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में, एक एक क्रिस्टल क्लियर, उसकी आंखें आंखें सब एकदम बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दी और मुकुल की आंखें ऐसी की ऐसी रह गईं। मतलब कि मुकुल जब, या हम बोले आप लोग जब, समझना ध्यान से, आप लोग जब दूर का देखने की कोशिश कर रहे थे, जो सिटी थी शिमला की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो थी, वो दूर की देखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या दिखाई दे रही थी, वो बिल्डिंगें दिखाई नहीं दे रही थी, राइट। और जब आपने एकदम से पास में उस शेर को देखा तो वो शेर एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर अंदाज में आपको दिख गया। ठीक है, और हम कहां फंसे हुए थे बेटा, जल्दी बताओ, हम कहां फंसे हुए थे, हम केव में फंसे हुए थे। ठीक है, अब इसकी कहानी आप लोग अपने आप बना लेना कि भाई मुकुल साहू का शेर को देखने के बाद क्या हुआ। या तो वॉशरूम की उसे याद आई होगी, या तो उसे खाने पीने की याद आई होगी। ठीक है, तो दो 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 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहां पे अब इस कहानी का कंसेप्ट समझना कि आपको हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नंबर वन, आपको कहां का दिखाई नहीं दे रहा था, आंसर देते जाओ। दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। आपको कहां का दिखाई दे रहा था, दिखाई कहां का दे रहा था, पास का दिखाई दे रहा था। ठीक है, जो मायोपिया बीमारी होती है, दिमाग में डालो अपने, जो मायोपिया बीमारी होती है, कौन सी बेटा, मायोपिया बीमारी जो होती है उसमें हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। क्योंकि मायोपिया में पास का दिखाई देता है, इसीलिए हम मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर मतलब पास, साइटेडनेस मतलब दिखाई देना। सो मायोपिया में हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अब आप बताओ, हम लोग कहां पर फंसे हुए थे माउंटेन में, वो क्या था जहां पे हम सब लोग फंसे हुए थे, केव। तो अगर आपको दूर का देखना है तो चश्मा पहनते हैं, तो चश्मे में, अब आप लोग आंसर देना, उस चश्मे में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, जवाब आप लोग दोगे कि उस चश्मे में हम लेंस कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव। अरे तुम लोग को केव सिखाया इसलिए ताकि कॉनकेव बोलो, तुम लोग कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लिख रहे हो। तो अगर आपको दूर का दिखाई नहीं देता है तो आपको मायोपिया है, पास का दिखाई दे रहा है तो हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, तो भी मायोपिया है। और चश्मा आप जो पहनोगे, मतलब कि कौन सा लेंस यूज करोगे इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए ताकि आपको दूर का दिखाई देने लगे, दैट इज कॉनकेव लेंस। और इसका उल्टा, इसका एग्जैक्ट उल्टा
किस में हो जाएगा बच्चे? हाइपरमीट्रोपिया, है ना। तो जो दूसरी बीमारी है हाइपरमीट्रोपिया, उसको भी अब इसको उल्टा करना है। तो आप लोग बताओ, हाइपरमीट्रोपिया में हमें कहां का दिखाई नहीं देगा? हाइपरमीट्रोपिया में हमें पास का दिखाई नहीं देगा, मतलब लायन नहीं दिखेगा। दूर की बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। और हम हाइपरमीट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? चश्मे कौन से लेंस का पहनेंगे हम? बताओ जल्दी से, कौन सा लेंस होगा वो चश्मे के लिए? अरे लेंस की बात कर रहे हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस होता है। समझ में आया? सीखे कुछ इस स्टोरी से। अगर ये स्टोरी दिमाग में बैठ गई तो आप मायोपिया और हाइपरमीट्रोपिया के ये 3 पॉइंट्स जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, सभी को क्लियर है? वापस स्विच करते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और इसको हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं हम। ओहो, स्टॉप हो गई, शिट, प्रेजेंटेशन तो पहले ही चालू थी। चलो दोबारा से आपको प्रेजेंटेशन दिखने लगेगी, पिन कर देना अगर नहीं देखे बेटा। तो आई होप स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आया होगा और उसी मजे के साथ बच्चे आगे का हमें समझने में भी और मजा आएगा। तो अब देखते ही साथ आपको अब पता चल गया है बच्चे, मायोपिया का एक और नाम क्या? अब आंसर आप लोग दोगे। मायोपिया का एक और नाम क्या? SIGHT, साइटेडनेस। स्पेलिंग पता नहीं यही होती है, साइटनेस, साइटेडनेस, देख लेना। तो मायोपिया को और क्या बोलते हैं हम? नियर साइटेडनेस। ठीक है। हाइपरमीट्रोपिया को हम क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस, SIGHTEDNESS। ठीक है, तो मायोपिया स्पेलिंग देख लेना साइटेडनेस की ध्यान से बाद में बुक में। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, नियर की जगह हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, और हाइपरमीट्रोपिया फार साइटेडनेस, इसकी जगह हम लॉन्ग साइटेडनेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पॉइंट पता चला? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल। और हाइपरमीट्रोपिया की बात करें तो यहां पे हाइपरमीट्रोपिया में क्या है बच्चे? डिस्टेंट, स्पेलिंग थोड़ी एरर हो रही है लिखने में जल्दी जल्दी, बट इग्नोर करो, कंसेप्ट को समझो। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विजिबल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अब पास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, तो हाइपरमीट्रोपिया में क्या हो जाएगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल। ठीक है, करेक्शन की अगर हम बात करें, CORRECTION, करेक्शन की अगर आपको इस बीमारी को ठीक करना है तो हम लेंस इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप केव में थे बेटा, हम लोग कहां थे? केव में थे। तो मायोपिया में हम कौन सी लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। और हाइपरमीट्रोपिया में कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस का हम हाइपरमीट्रोपिया में यूज करेंगे। ये तो हो गए सिंपल से डिफरेंस। अगर एग्जाम में आता है भाई डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमीट्रोपिया, तो 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ध्यान से समझना एक पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप डिफरेंस में, ध्यान से सुनना, अगर आप डिफरेंस में ये लिखते हो कि मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस एंड हाइपरमीट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, इसके 0 मार्क्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? 0 मार्क्स होते हैं। दिस इज नॉट अ डिफरेंस, समझ रहे हो? ये इनके दूसरे नाम हैं। आप दूसरे नाम को डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखोगे तो भी इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं बोर्ड में। तो आपको सही तरीके से उसका आंसर लिखना होगा। उसके आपको पर्यायवाची नहीं बताना होते डिफरेंस में, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। तो ऐसे तो तुम लोग एक जगह लिखोगे मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमीट्रोपिया फार साइटेडनेस, मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमीट्रोपिया इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, और कहोगे सर मैं तो 2 डिफरेंस लिख के आया था, मुझे तो 0 मिला। अरे तो मिलेगा ही जब उसके पर्यायवाची लिख के आओगे, समझे? यहां पे हमें सही डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। ठीक है, अब यहां पे बच्चे मुकुल सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, अभी से डाउट क्यों पूछ रहे हो?
क्या होता है मायोपिया में वही अब बताने वाले हैं। जब हम खत्म कर दें कि भाई मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया खत्म, फिर आप डाउट पूछो कि सर ये बताइए। हमें पूरा खत्म करने तो दो, वही तो बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, वीडियो ऑफ कर दिया, चलो ठीक है। हाँ जी, तो वही बताने जा रहे हैं हम। अब समझना, सबसे पहले अगले जो डिफरेंस है, पहले हम इसका रीजन समझते हैं। क्या समझेंगे हम? रीजन समझेंगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों। नॉर्मल जिसकी आंखें थी उसको मायोपिया क्यों हुआ, या उसको हाइपरमेट्रोपिया क्यों हुआ। ठीक, इसका रीजन ये है पहला रीजन ये है कि लेंथ ऑफ आई बॉल चेंजेस, या लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है किसकी? आई बॉल की। कैसे होती है सब अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेंथ ऑफ आई बॉल increases from front to बैक। थोड़ा हैंग हो रहा है, एक आधा सेकंड का डिले आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि समझना, अगर नॉर्मल शेप, समझना ध्यान से, ये रहा नॉर्मल शेप और ये हमने बना दी क्या? लेंस, और ये हो गए सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब रेटिना तो यही है बच्चे, है ना। फोकस कहां आना है बेटा? रेटिना पर आना है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। फोकस कहां आना है? रेटिना पर आना है। बट अगर आई बॉल का जो शेप है वो फ्रंट से बैक थोड़ा सा बढ़ गया, तो लेंस तो वही है, और लेंस में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो फोकस तो वही आएगा जहां पर रेटिना हुआ करता था। पहले भी वही फोकस बन रहा है, बाद में भी वही फोकस बन रहा है, मगर क्योंकि आई बॉल का साइज चेंज हो गया, तो अब जो फोकस बन रहा है बेटा, वो फोकस कहां बन रहा है? ध्यान से देखो, ये क्या हुआ? ये जो फोकस बन रहा है बेटे, कहां बन रहा है फोकस? क्या फोविया सेंट्रलिस पे बन रहा है? नेक्स्ट वाले डायग्राम में ये बन रहा है कहां? विट्रस ह्यूमर में। मतलब कि अगर हम बात करें फोकस या इमेज की बात करें, इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, ये पॉइंट है, कीवर्ड है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहां बनी? रेटिना के सामने। तो ये रहा रेड कलर से क्या? रेटिना, उसके सामने इमेज बन रही है। तो क्योंकि बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि फोविया सेंट्रलिस पर इमेज नहीं बन रही है, तो क्या इंसान को दिखाई देगा? क्या इंसान को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फोविया सेंट्रलिस पे नहीं बन रही है। ठीक है, ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया क्या? फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है लेंस कन्वर्जिंग पावर। लेंस की कन्वर्ज करने की पावर जो है, आप लोग बताओ, लेंस की कन्वर्ज करने की पावर, इस डायग्राम को देखकर बताओ, लेंस की कन्वर्ज करने की पावर डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? अगर हमें इमेज को इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना चाहिए, तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सभी बच्चे लिख रहे हैं क्या? डिक्रीजेस, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है। लेंस की पावर इंक्रीज करेगी। इसको समझो, इसको समझो बच्चे। जैसे कि ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, लेंस अभी नॉर्मल है, तो कहां बन रहा है फोकस? यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब लेंस की कन्वर्जिंग पावर, ध्यान से समझना, लेंस जब थिक होगा, लेंस जब थिक होगा, और अभी रेटिना उसी जगह है, अब क्योंकि लेंस के थिक होने की वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से उसका जो फोकल लेंथ होगा वो बहुत पहले हो जाएगा, मतलब रेटिना के और पहले हो जाएगा। तो यहां पे लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो रही है बच्चे? दोबारा से आंसर दो। कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेज। कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस क्या हो गई? इंक्रीजेज। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस पता चले। क्या दो ऑप्शन पता चले? कि भाई मायोपिया का रीजन क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? कि जो लेंथ है आई बॉल की वो इंक्रीज हो जाती है।
आई बॉल की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से रेटिना थोड़ा सा पीछे को पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर इमेज को इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनना है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लेंस की ही कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। आई बॉल के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट लेंस की ही कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ जाती है तो भी इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही बनेगी। अब इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, इसको अगर हम अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास रीजंस मिल जाएंगे किसके, हाइपरमीट्रोपिया के। तो अगर हम हाइपरमीट्रोपिया का पहला रीजन देखें, सो लेंथ ऑफ आई बॉल शॉर्टेंस या डिक्रीजेस, मतलब कि नॉर्मल शेप मान लो ये था, ये हो गया लेंस और बड़ी अच्छी तरीके से रेटिना पर फोकस आ रहा है। अब जो आई बॉल है, ध्यान से सुनना, जो आई बॉल है, आई बॉल का शेप क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जो फोकस आ रहा है वो अभी भी वहीं जा रहा है, बट क्योंकि अब शेप क्या हो गया बच्चे, आई बॉल का छोटा हो गया और रेटिना तो आगे की तरफ निकल गया। क्यों, क्योंकि फोकस तो वहीं बनेगा, क्योंकि लेंस में कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। तो यहां पे इमेज कहां बन रही है बेटा, यहां पे अगला क्वेश्चन एग्जाम का, इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड दी रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड दी रेटिना। समझे बालकों। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा रीजन कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यहां पे ध्यान से देखो, पीछे हो रहा है फोकस रेटिना के कहां जा रहा है, पीछे। तो कन्वर्जिंग पावर यहां बढ़ रही है कि कम हो रही है, कन्वर्जिंग पावर इज डिक्रीजिंग, क्या होगी, डिक्रीजिंग। अब आपको, अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि लेंस का कैसे पता लगाया जाएगा। अभी तो हमने आपको रटवा दिया कि भाई मायोपिया में कॉनकेव लेंस, बट इसका कंसेप्ट समझना, उसका कंसेप्ट सीखने के लिए पहले आपको हमें टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप हमें टेस्ट दोगे कि कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, कॉनकेव लेंस ये रहा। ध्यान से समझना बच्चे, कंसेप्ट घुसा हुआ है इसमें, अगर ये समझ में आ जाएगा तो हर चीज क्लियर है आपकी। हमें जल्दी से बताओ ऊपर वाला लेंस कौन सा है, नीचे वाला लेंस कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी लोग। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स, नीचे वाला लेंस कौन सा है, कॉनकेव। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कौन कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, वही तो पढ़ रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, अब समझना, ध्यान, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना, 2 लाइनों में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जिस लेंस की, ध्यान से सुनना, जिस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई हो उसकी हमें कन्वर्जिंग पावर और बढ़ानी हो। जिस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी हो और उसकी हमें कन्वर्जिंग पावर और बढ़ानी हो, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए, कौन सा लेंस यूज होगा बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर उसकी कम हो गई तो हमें और बढ़ानी है कन्वर्जिंग पावर, तो हमें कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। समझे। बट जिस लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई हो, बढ़ गई हो, कन्वर्जिंग पावर जिस लेंस की बढ़ गई हो और हमें उस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम करानी हो, तो हमें उसके अपोजिट कुछ लेना पड़ेगा। तो हम कौन सा लेंस लेंगे, कॉनकेव लेंस लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आपको आ गया तो अब बड़े आसानी से आप बच्चे यहां पर जवाब दे पाओगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले लेंस की मायोपिया में इस वाले लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। तो अगर आप चश्मा बनवाते हो तो आपको कन्वर्जिंग पावर क्या करनी है, कम करनी है। तो कम करने के लिए आप जो चश्मा पहनोगे वो चश्मे कौन से लेंस का बनाओगे, कॉनकेव लेंस का, ताकि क्या हो, यहां से पहले डाइवर्ज रे जाएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग रे होती हैं, डाइवर्ज होंगी और फिर जाके हमारे नेचुरल लेंस से कन्वर्ज होके अल्टीमेटली फोकस पे
फोकस कहाँ बन जाएगा, फोविया सेंट्रलिस पे। इसी तरीके से अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें बेटा, यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, हमें इस कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाना है। तो हम यहां पर कौन सा लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ताकि कन्वर्जिंग पावर और बढ़े और फिर नेचुरल लेंस की हेल्प से वापस जो इमेज है वो कहां बन जाए, फोविया सेंट्रलिस पे बन जाए। समझे? अब यहां ध्यान से सुनो, ये तो हमने आपको बता दिया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि हर साल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले एक आपका ना डायग्राम बना होगा, ठीक है, उसके अंदर लेंस होगी और उससे ना ऐसे रेज आ रही होंगी, और वो रेज जो है ना वो या तो यहां पर फोकस बनाएंगी या तो वो पीछे की तरफ फोकस बनाएंगी। तो इमेज को देखते ही साथ, अगर हम इस वाले इमेज की बात करें तो यहां पर बच्चे इसको देखते ही साथ पहला पार्ट आएगा ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है ये आप देखते ही साथ बताओ, कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा व्हाई इट इज मायोपिया, कि आप इसको मायोपिया क्यों बोल रहे हो। तो यहां पे आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है। यहां पे जो रीजन हमने पढ़े हैं ना, कितने रीजन पढ़े हैं, दो रीजन, क्या, आई बॉल की लेंथ इंक्रीज और दूसरा कि क्या, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ विल यू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हाउ विल यू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो क्या आंसर लिखोगे करेक्शन के लिए, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन होगा, शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ध्यान से सुनना, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट हाउ विल यू क्या बोलेंगे, हाउ विल यू करेक्ट दिस डायग्राम, मतलब शो विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम हाउ विल यू करेक्ट द इमेज फॉर्मेशन इन दिस डायग्राम। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे टोटल बनेंगे कितने डायग्राम, 3 डायग्राम बनेंगे। कितने डायग्राम बनेंगे बेटा, 3 डायग्राम। पहला जो डायग्राम होगा, समझना ध्यान से, फर्स्ट जो डायग्राम होगा वो एक नॉर्मल इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम होगा जो नॉर्मल आई का होता है, ठीक है। सेकंड डायग्राम जो आप बनाओगे वो आप एक मायोपिक आई का बनाओगे। कौन सी आई का बनाओगे, मायोपिक आई का बनाओगे। और जो थर्ड डायग्राम बनाओगे वो आप करेक्शन डायग्राम बनाओगे। इस करेक्शन डायग्राम में क्या इंक्लूड करोगे, यहां पे आपको लेंस शो करना होगा कि आपने कॉनकेव लेंस लगाया और करेक्शन हो गया। तो इसको समझने के लिए, इन डायग्राम्स को समझने के लिए हम बुक की हेल्प लेंगे और हम देखेंगे कि भाई बुक से हम इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं या नहीं। तो यहां पे समझना बच्चे, यहां पे नॉर्मल डायग्राम तो आप जानते ही हो भाई, ठीक है, नॉर्मल डायग्राम आप जानते ही हो। यहां पे सेकंड डायग्राम से शुरू है। सेकंड डायग्राम में इस ध्यान से देखो, इस बच्चे डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको मायोपिक आई दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में मायोपिक आई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पहला डायग्राम आपको ये बनाओगे कि हां ये मायोपिया है, ठीक है, दिखा दिया आपने। इसके बाद करेक्शन की अगर बात करेंगे तो यहां ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो गया, चलो ठीक हो गया। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, हमने कौन सा लेंस दिखाया, कॉनकेव लेंस। और इस कॉनकेव लेंस की खासियत क्या है, आपको डायग्राम में बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, जूम करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती करोगे एग्जाम में 0 मिलेगा। क्या गलती, लेंस के बाद जो रेज आ रही हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं, कन्वर्जिंग दिखाई दे रही हैं कि डाइवर्जिंग दिखाई दे रही हैं। यहां पर ये जो रेज हैं बच्चे, ये डाइवर्जिंग रेज हैं और ये लाइनें शो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा
कॉनकेव लेंस की खासियत होती है कि रेस को क्या करता है, डाइवर्ज। तो यहाँ पे हल्का फुल्का डाइवर्ज है। मान लो अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो रेस को लेके आओ इस तरीके से, और इस तरीके से आपको क्या शो करना है, डाइवर्ज। दिखना चाहिए कि आप रेस को डाइवर्ज कर रहे हो, और फिर डाइवर्ज करने के बाद कन्वर्ज आपने सीधे कहां कर दिया, फोविया सेंट्रलिस पे। तो ये हो जाएगा क्या, करेक्शन डायग्राम हो जाएगा इसका, कि भाई हमने लेंस लगाया और मायोपिया ठीक हो गया, क्योंकि चश्मा पहनने से, कॉनकेव लेंस लगाने से जो दूर का नहीं दिख रहा था वो दिखाई देने लगा। सर एरो फॉर शोइंग डायरेक्शन, हाँ एरो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेंस और मिरर का चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, सो यू नो कि एरो आर इंपॉर्टेंट। जैसे जाकिर खान की वीडियो में बादल इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही यहां इस डायग्राम में, लेंस के डायग्राम में एरो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये बीमारी आपको कौन सी दिख रही है, फोकस कहां आ रहा है, बिहाइंड द रेटिना। जल्दी जल्दी देखो, टाइम होने वाला है। फोकस कहां आ रहा है बच्चे, बिहाइंड द रेटिना। आपको बीमारी समझ में आ गई, कौन सी बीमारी है ये, हाइपरमीट्रोपिया। इसको करेक्शन करने के लिए हमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी होगी। तो कन्वर्जिंग पावर हमने कौन से लेंस से बढ़ाई, कॉन्वेक्स से। तो यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस जैसे यूज किया, तो अब ये जो रेज हैं वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, और फिर इस लेंस के यूज से और सही तरीके से कन्वर्ज होके कहाँ पहुंच जाएंगी, फोविया सेंट्रलिस पे पहुंच जाएंगी। तो 3 डायग्राम नहीं तो आपको 2 डायग्राम तो बनाना है, 2 नहीं तो अगर आता है ड्रॉ दी ओनली करेक्शन डायग्राम, दैट हाउ विल यू रेक्टिफाई द इमेज शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये लेंस वाले जो डायग्राम है, एक ये वाला डायग्राम जिसमें आपने करेक्शन दिखाया हाइपरमीट्रोपिया के लिए, और एक ये वाला डायग्राम जिसमें आपने करेक्शन दिखाया मायोपिया के लिए, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कर लोगे तो जो आई से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आएगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब 8 मिनट का लेक्चर और है। बायोलॉजी का नेम ऑफ द आई इज आई, मतलब आई को आई बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर दुनिया भर के अलग से, मतलब फोटो रिसेप्टर बोल सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ डिफेक्ट्स। देखो सेलिना में भी कुछ डिफेक्ट्स दिए हुए हैं, एस्टिग्मेटिज्म। अरे ये क्या हो जाता है, अरे भाई साहब, चलो। तो जैसे सेलिना में भी दिया एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, तो सेलिना को रीड करना हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, सरिता अग्रवाल से कुछ देखते हैं। ओहो, बारिश शुरू हो गई। चलो इस टेबल को खत्म करते हैं और यहां पर आपका आई भी खत्म हो जाएगा। सरिता अग्रवाल में बहुत अच्छी तरीके से, मतलब टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए हमने सरिता अग्रवाल यूज किया। सर हाउ डज लेंथ ऑफ द आई बॉल चेंज, गुड क्वेश्चन। अगर बच्चे जो विट्रस ह्यूमर है, ध्यान से समझना, जो विट्रस ह्यूमर है, इस विट्रस ह्यूमर का अगर क्वांटिटी बढ़ने लगा तो जो मसल्स होती हैं आई की, उसमें क्या आएगी, स्ट्रेचेबिलिटी आएगी, और धीरे 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 जो साइज है वो क्या होगा, चेंज। तो अगर आई बॉल के अंदर प्रेशर चेंज होता है या कम प्रेशर होता है तो उससे आई बॉल का शेप चेंज होने की हो सकती है। यहां बोले स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा जो हार्ड लेयर होती है वो वीक होने लगी, उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो मायोपिया हम पढ़ चुके हैं, हाइपरमीट्रोपिया पढ़ चुके हैं, एस्टिग्मेटिज्म पर ध्यान दो। अगली बीमारी जो है वो है कौन सी, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, धुंधली इमेज दिखाई देती है। कैसी, धुंधली इमेज। कुछ चीजें फोकस में रहती हैं, कुछ चीजें फोकस में नहीं रहती हैं। रीजन क्या है बच्चे इसका, अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो इसको याद कर लो कि अगर कॉर्निया वैसे क्या होता है, स्मूथ, तो अगर कॉर्निया कुछ इस तरीके से अगर कैसा हो गया, अनइवन हो गया, तो जो रेज आ रही हैं वो सही तरीके से कन्वर्ज नहीं होंगी, क्योंकि आपने लेंस के चैप्टर में पढ़ा है स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो स्मूथ सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एकदम सही होता है। बट रफ सरफेस की बात करें तो इंसिडेंट रे तो आती है, बट रिफ्लेक्टेड रे कोई से भी एंगल पे जाती है। तो ये लगेगा। और इसके करेक्शन के लिए हम यूज करेंगे किस टाइप का लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। कैसा होता है इंटरनेट पर गूगल करके देख लेना। अभी बस ये याद रखो कि किस करेक्शन के लिए कौन कौन से लेंस यूज करना है।
इसके बाद बच्चे अगली बीमारी आती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द ओल्ड एज डिसीज। बूढ़े लोगों को कौन सी ज्यादा बीमारी होती है, एग्जाम में बोर्ड में आता है, तो आंसर क्या जाएगा, प्रेस बायोपिया। ठीक है, अफेक्ट ओल्डर पीपल आफ्टर 40, कैन नॉट सी द डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लेंस की जो खासियत होती है थिन और थिक होने की, वो फेल हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो नहीं हो पाता है, और इसके करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस यूज करेंगे, बाई फोकल। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अगला कौन सा, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बहुत ही कॉमन डिसीज है जो कि बूढ़े लोगों को बहुत ज्यादा होती है, जो 50 साल के ऊपर होते हैं उनको कैटरैक्ट की बीमारी बहुत होती है। आपके घर में भी हो सकता है, आपके जो नाना नानी दादा दादी या कोई ऐसे बूढ़े लोग हैं उनको भी बीमारी हुई होगी। और अगर ऐसी दिक्कत है तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 4 के सामने, कोई भी प्रॉब्लम अगर आई से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो कैटरैक्ट की अगर बात करें तो बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, सफेद मोतिया। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जो हमारा लेंस होता है ना बच्चे, लेंस जो होता है, नॉर्मली लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। नॉर्मल लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बट कैटरैक्ट के केस में बच्चे लेंस कैसा हो जाता है, ओपेक हो जाता है। और ओपेक क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां पे क्वेश्चन आएगा ओपेक क्यों हो रहा है, ओपेक होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेंस बिकम्स क्लाउडी। लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से ओपेकनेस आ जाती है। तो इसको सबसे सही तरीका क्या है इसको अच्छी तरह करने का, कि आर्टिफिशियल लेंस हम डालते हैं, सर्जरी से ये वाला लेंस को हम रिमूव करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस डलता है, और या फिर चश्मे वश्मे का यूज कर सकते हैं। बट चश्मे की जगह बेटर रहता है कि अगर लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म चाहते हो कि भाई हमें आंखों से ही देखना है, चश्मा इतना यूज नहीं करना है, तो नया लेंस भी डल जाता है। अलग अलग प्राइस के अलग अलग लेंस होते हैं। फिर आता है काला मोतिया। सफेद मोतिया हो गया, फिर ये क्या है, काला मोतिया, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर से याद आया, कुछ नया सीखा था हमने हॉस्पिटल में, इसको हम शॉर्ट में IOP भी बोल सकते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। मतलब कि आंख के अंदर का जो प्रेशर है इसके बढ़ने की वजह से रेटिना डैमेज हो सकता है, और अगर रेटिना डैमेज हो गया तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इससे क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दवाइयों के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, अगर सही टाइम पर हमने क्या कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट मतलब 99.99% खत्म हो चुका है। जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कि जो सेलिना में जो दिया हुआ है, सेलिना में जो दिया हुआ है, सेलिना बुक से आप इसको बाकी का जो बीमारियां हैं उसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। सेलिना बुक में कुछ नए नए बीमारी भी दी हुई है। ठीक है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मायोपिया, हाइपरमीट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर सेकेंडरी है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो वो आप उसको पढ़ लेना। तो अगर बच्चे आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक करके जाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज क्लास 9 10 से रिलेटेड बायोलॉजी ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।